तो आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कल पढ़े थे, उस पर आज सवाल करेंगे। पहले हम एक बार वो इक्वेशन लिख दें आप लोग को। आइंस्टीन का इक्वेशन क्या था? E इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। इसी इक्वेशन पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा सवाल बन जाएगा आपसे, ठीक है। इसमें E क्या था? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। E क्या था? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। बातें नहीं। E क्या था? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और आज मैं जैसा क्वेश्चन कराऊंगा वैसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए भी हैं। और ये एनर्जी आप कैसे निकालोगे? H इंटू एफ करके या एच सी बाय लैम्डा करके, अगर वेवलेंथ दिया हुआ है तो। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। या इसी को बताए थे 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम लिखोगे तो एनर्जी किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन। फाई नॉट क्या है? वैसे का दूसरा नाम क्या बताए थे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मुझे पता है कि आप लोग पीछे पलट के नहीं देखे होंगे, इसलिए देखो वापस से बता रहे हैं। वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे? एच एफ नॉट। एच एफ नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसी को लिखे थे एच सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ऐसी को लिख सकते हैं 12400 बाय लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम। तो किसमें आएगा ये एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और के मैक्स क्या था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे निकालोगे के मैक्स? तो एक फॉर्मूला होगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। वी क्या होगा? वेलोसिटी। एम क्या होगा? मास। किसका मास? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है तो एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10 to the power -31 kg। क्या रख देंगे तो Vmax आ जाएगा। Vmax क्या होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसका एक फॉर्मूला और बताए थे, EVS। EVS क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। या कहीं कहीं इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो पिछले क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लिए थे। आज हम लोग इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल करेंगे, इन फॉर्मूलों को। और देखिए बहुत आसान सा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द मॉडर्न फिजिक्स ऐसा चैप्टर है भी, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। लिखिए एक सवाल। पहला सवाल लिखिए, अल्ट्रावायलेट लाइट of wavelength 2000 angstrom causes photo emission from a surface. Full stop. The stopping potential is 2 volt. The stopping potential is 2 volt. The stopping potential is 2 volt. Full stop. First part of the question, find work function in electron volt. First part है find work function in electron volt. और दूसरा पार्ट है सवाल का, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। 5 मिनट का समय है, ट्राई करिए आप लोग, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
ये तो पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर है। देखिए आपको क्या दिया है कि वेवलेंथ है, अगर सिर्फ वेवलेंथ है तो कौन सा लोगे, थ्रेशोल्ड की आने वाले का, आने वाले का। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर होगा तो दिया रहेगा, थ्रेशोल्ड वर्ड लिखा रहेगा। ये कौन सा वेवलेंथ है, आने वाले का। तो एनर्जी दिया हुआ हम लोग को E, जो कितना हो जाएगा hc बाय लैम्डा, या 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में ही दिया हुआ है, मतलब एनर्जी किस में कैलकुलेट होके आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 12400 बाय 2000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से काटोगे तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकमिंग एनर्जी। और आप जानते हैं E इज इक्वल्स टू क्या होता है, फाई नॉट प्लस के मैक्स होता है ना। तो इंसिडेंट एनर्जी हम लोग को पता है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई नॉट तो हम लोग को चाहिए, और के मैक्स का फॉर्मूला होता है EVS, और VS दिया हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल 2। वोल्टेज 2 वोल्ट है, और 2 वोल्ट में E से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस फाई नॉट इज इक्वल्स टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेशन करते हैं। तो आज देखिए ये VS सिर्फ वोल्टेज था, उसमें E मल्टीप्लाई होकर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। ये 2 इधर से सीधा माइनस हो जाएगा, तो फाई नॉट कितना हो जाएगा, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया। फिर आपसे पूछा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होता है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है, हाफ mv मैक्स स्क्वायर के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है EVS से वो हो जाएगा हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू v मैक्स स्क्वायर। EVS तो v तो पता है 2, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये जो 2 है वो भी इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और ये वाला इधर डिवाइड में आ गया। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इज इक्वल्स टू v मैक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर का इधर भेजे तो रूट हो गया। ठीक, अब देखिए ये जाहिर बात है कि मॉडर्न फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत लंबे लंबे दिखेंगे, लेकिन आप उसे बहुत आसानी से शॉर्ट में कर सकते हो स्मार्ट कैलकुलेशन से। पहले तो 10 का पावर को निपटा लो। देखो ये 10 का पावर -31 है, ये ऊपर जाएगा तो +31 होगा, यहाँ तो -19 + 31 कितना हो गया, 12, और 10 का पावर 12 का रूट 10 का पावर 6, वो तो गए काम से। ये 2 2 जा 4, उसका रूट कितना हो गया 2, है ना। नीचे जो 9 है उसका रूट हो गया 3, और 1.6 का, तो 1.6 का पॉइंट उड़ा दो तो 16/10 होगा ना, 16/16 का हो गया 4, और नीचे 10 का रूट 3 पाई के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो एक काम और आप आसानी से कर सकते हो, पाई इंटू 3 लगभग 10 होगा, 10 से थोड़ा कम होगा, तो ये 1 कट जाएगा तो 5 ही बचेगा, तो 8 इंटू 10 का पावर 5 इसके आसपास आंसर होगा। थोड़ा इससे ज्यादा होगा क्योंकि ये 10 नहीं था, 10 से थोड़ा कम था, तो 8.12 के आसपास होगा। क्या आंसर है देखो, 8.4 इंटू 10 का पावर 5। तो आप हिट एंड ट्रायल से किए हैं, मतलब थोड़ा स्मार्ट किए हैं, लेकिन फिर भी इतना स्मार्ट नहीं कि कुछ भी कर दिए हैं, है ना। स्मार्ट का मतलब स्मार्ट है, बेवकूफी नहीं है। तो ऐसा कैलकुलेशन करके आप आसानी से आंसर तक पहुंचेंगे, एग्जैक्ट पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन किस में आ जाए, इंटीजर टाइप में, फिर थोड़ा अच्छे से करना है कैलकुलेशन, फिर थोड़ा रूट वगैरह अच्छे से निकालना है। चलिए अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए, if the wavelength of incident radiation, if the wavelength of incident radiation, if the wavelength of incident radiation is increased from 3000 angstrom to 3000 angstrom to 3010 angstrom, 3010 angstrom,
then find corresponding change in stopping potential. Then find corresponding change in stopping potential. निकालिए। देखिए इसको सॉल्व करिए। पहले वेवलेंथ कितना था 3000 एंगस्ट्रॉम, तो पहले कितना एनर्जी होगा निकाल लेंगे। E1 कह रहे हैं उसको। एनर्जी कितना होगा 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो 3000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से डिवाइड करो तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और फिर एक बार में तो 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1 हुआ। ये क्या हुआ E1। और इक्वेशन क्या लिखेंगे E1 प्लस E1 इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस EV1। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग V1 लिख लिए, तो ये पहला इक्वेशन बनेगा। फिर दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा इसी तरह E2 के लिए। E2 होगा 12400 बाय 3010, तो 1010 कटा 301 में डिवाइड करेंगे तो लगभग 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। ठीक है, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही किया कैलकुलेशन। यहाँ पे कितना थोड़ा एग्जैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम का फर्क है, इसमें बहुत कम का फर्क है, तो एग्जैक्ट करना पड़ेगा। 3 से करोगे 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 4.13 कर लो इसको। और इसमें कितना होगा 4.10, ऐसा 4.10 आ रहा है। 1 करके देख लो, डिवाइड करके देखना सही से। E2 ये हो गया, तो इक्वेशन लिखेंगे E2 इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस EV2 लिखेंगे ना। अगर माइनस कर दो दोनों को, अगर दोनों को माइनस कर दो तो E1 माइनस E2 कितने के बराबर हो जाएगा। फाई नॉट कटा, E कॉमन, V1 माइनस V2। बोलो E1 माइनस E2 दोनों को माइनस करो कितना होगा 0.03। गलत किए हम लोग कैलकुलेशन, इसमें हम लोग कैलकुलेशन गलत किए हैं। 4.133, ये क्या है 133, हाँ, और ये 119, हाँ वो एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा 119। अब माइनस करो क्योंकि बहुत कम का फर्क है ना, तो माइनस करोगे तो कितना होगा 3 में से 9 गया 4, फिर यहाँ 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, 0.014। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू E इंटू V1 माइनस V2। तो E कटा इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने के बराबर 0.014 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर हो गया। बहुत कम का वैल्यू दिया, इतना कम का नहीं देता, जनरली थोड़ा यहाँ ज्यादा देगा ताकि आप कर सके। तो बुक में से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। चलिए अगला सवाल लिखे। क्वेश्चन कैसे बन रहा है ये समझना है, खाली क्वेश्चन कैसे निकाल रहे हैं ये समझना है, वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हालांकि एग्जाम में तो वैल्यूज ही मायने रखेंगे। चलो अगला सवाल लिखो। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, when light of wavelength lambda is incident when light of wavelength lambda is incident on a metal surface, the stopping potential is found to be V naught, the stopping potential is found to be V naught, full stop. When light of wavelength n lambda is incident on the same metal,
is incident on the same metal, comma, the stopping potential is found to be V naught by n plus 1. फिर से रिपीट करते हैं, शुरू से रिपीट कर रहे, देखो. When light of wavelength lambda is incident on the metal surface, stopping potential is found to be V naught. Full stop. क्या तो क्लियर है सबको? When light of wavelength n lambda is incident on the same metal surface, comma, stopping potential is found to be V naught by n plus 1. Is found to be V naught by n plus 1. Calculate the threshold wavelength of the metal. Calculate the threshold wavelength of metal. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है. लगाइए 5 मिनट का टाइम है आपके पास. चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए. पहले वाले केस के लिए इक्वेशन लिखिए. देखिए पहला केस क्या है, लैम्डा अगर इस एनर्जी आ रहा है, वेवलेंथ आ रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट. तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, कितना एनर्जी आया, hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, वो कितना होता है hc बाय लैम्डा नॉट. इस फॉर्म में क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग से लैम्डा नॉट पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, प्लस के मैक्स जो कि होता है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट. तो ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया. अगला इक्वेशन में क्या है कि n लैम्डा अगर आया तो क्या लिखेंगे, hc बाय n लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये तो सेम ही रहेगा, वर्क फंक्शन तो सेम मेटल का सेम ही होता है, प्लस E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया है, V नॉट बाय n प्लस 1. ये दूसरा इक्वेशन. इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, लैम्डा नॉट निकालना है. क्या निकालना है, लैम्डा नॉट, लैम्डा के फॉर्म में. अगर कहीं किसी के फॉर्म में तो लैम्डा के फॉर्म में. तो आप क्या करिए, E V नॉट का वैल्यू यहां से देख करके इसमें पुट कर दीजिए. एक लाइन की बात है. तो E V नॉट का वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो ये hc बाय n लैम्डा इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा नॉट प्लस E V नॉट का वैल्यू क्या लिखेंगे, hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट इनटू 1 बाय n प्लस 1. यही लिखेंगे ना. अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर दीजिए. hc सबसे पहले सब जगह उड़ा दो, hc सब जगह से उड़ा दो, उड़ गया. अब सॉल्व कर दीजिए. यहां क्या बचा, 1 बाय n लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा नॉट. ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय n प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 बाय n प्लस 1 इंटू लैम्डा. ठीक है, कुछ कैलकुलेशन एरर कहीं देना है. ठीक, अब ये लैम्डा वाले एक साइड भेज दो, इसको इधर भेज दो. तो 1 बाय n लैम्डा माइनस 1 बाय n प्लस 1 इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा नॉट माइनस 1 बाय n प्लस 1 लैम्डा. अब एलसीएम ले लीजिए, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू लैम्डा, ये हो गया एलसीएम. इससे डिवाइड करोगे n लैम्डा से तो n प्लस 1 बचेगा, माइनस n प्लस 1 लैम्डा से डिवाइड करोगे तो n बचेगा. इधर एलसीएम ले लो, लैम्डा नॉट इंटू n प्लस 1, तो लैम्डा नॉट से डिवाइड करोगे तो n प्लस 1 बचेगा. n प्लस 1 लैम्डा नॉट से डिवाइड करोगे कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा. तो अब एक बार और काट पीट कर लो. ये n से ये n चला गया, ये 1 से ये 1 चला गया, ये n प्लस 1 से ये n प्लस 1 भी चला गया. हम लोग को निकालना है लैम्डा नॉट. तो लैम्डा नॉट को इधर भेज दो, इधर खाली 1 बचा है, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू, इधर n लैम्डा बचा है, इधर भेजेंगे, इधर ऑलरेडी एक n है, तो n स्क्वायर लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर लैम्डा. इजी पीजी ज़पेनिजी. चलिए अगला सवाल लिखिए.
अगला सवाल लिखिए, अ फोटोसेंसिटिव मेटेलिक प्लेट, a photosensitive metallic plate has work function h nu naught. मैंने कहा था ना कि ये फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखता था इसमें, h nu naught, वर्क फंक्शन को आप फाई नॉट से लिख लो, इज इक्वल्स टू h nu naught, फुल स्टॉप। इफ photons of energy 2h nu naught, फोटोन जो आ रहा है उस फोटोन का एनर्जी कितना है 2h nu naught। If photons of energy 2h nu naught falls on this surface, comma, the electrons come out with a maximum velocity of 4 into 10 to the power 6 meter per second. 4 into 10 to the power 6 meter per second. Full stop. When the photon energy is increased to 5h nu naught, increased to है, increased to का मतलब फाइनली इतना हो गया। अगर लिखता है increased by तो 7 हो जाता है, 2 + 5 7 हो जाता है, ध्यान रखना। increased to लिखा हुआ, increased to 5h nu naught, comma, the maximum velocity of photoelectrons will be, तो बताना है Vmax कितना होगा, and your options are maximum velocity of photoelectrons will be, and your options are option A 2 into 10 to the power 6 meter per second, option B 2 into 10 to the power 7 meter per second, option C 8 into 10 to the power 7 meter per second, option D 8 into 10 to the power 6 meter per second. वाह, वेरी गुड। देखिए बाकी लोग भी ट्राई करिए जल्दी से। चलिए, ये तो बहुत आसान सवाल था। देखिए अगर पहले केस के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कितना एनर्जी आया 2h nu naught, उसमें से वर्क फंक्शन में कितना चला गया h nu naught इज इक्वल्स टू हाफ m Vmax स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 10 का पावर 12, इसको इधर भेज दीजिए। तो h nu naught का वैल्यू मिल गया आपको हाफ m इंटू 16 इंटू 10 का पावर 12, ये एक इक्वेशन हो गया। अब चलिए यही चीज यहां लिखिए, कितना एनर्जी आ रहा है 5h nu naught, तो इंसिडेंट एनर्जी हो गया 5h nu naught इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन हो गया h nu naught और हाफ m Vmax स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। हम लोग को ये Vmax पूछा गया है, इस h nu naught को इधर भेज देंगे तो 5h nu naught माइनस h nu naught कितना हो जाएगा 4h nu naught, मतलब 4 और h nu naught तो पता है हम लोग को हाफ इंटू m इंटू 16 इंटू 10 का पावर 12 इज इक्वल्स टू हाफ m Vmax स्क्वायर। तो हाफ m से हाफ m कटा और इधर का स्क्वायर इधर भेज दो तो रूट हो जाएगा, तो Vmax इज इक्वल्स टू 4 का रूट 2, 16 का रूट 4 और 10 का पावर 12 का रूट 10 का पावर 6, तो 2 इंटू 4 हो गया 8 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के कुछ सवाल, ताकि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चीजें आप देख सकें। दूसरा पार्ट जो हमारे मॉडल फिजिक्स का है, इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा पार्ट क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूं
अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछूं तो इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, जिसमें से आपने एक फैराडे का एक्सपेरिमेंट सुना होगा, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, इसको CRDT कहते हैं। टेलीविजन का पिक्चर ट्यूब जो होता है इसी पर बेस्ड होता है, CRDT पर, और इसे आप कॉमनली बोलते हो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना। कैथोड रेज किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को ही रेज को क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। तो कैथोड रेज क्या है? रे ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रे को कैथोड रे कहते हैं। अच्छा, इससे पहले भी आपको पता होगा डाल्टन की थ्योरी थी, वो सब का चर्चा नहीं कर रहे हैं। शुरुआत डाल्टन की थ्योरी से होती है कि एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, उसको फिर फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, वही हम लोग बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की बारे में यहाँ चर्चा शुरू हुई। पहले उसका नाम कैथोड रे कहा गया इलेक्ट्रॉन का। बाद में जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कैलकुलेट किया? m/e का वैल्यू कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया? m/e का वैल्यू, मास बाय चार्ज या चार्ज बाय मास, दोनों में से कोई एक भी बोलिए। तो चार्ज और मास के बीच का रेशियो कैलकुलेट कर दिया, किसने? जे थॉमसन। उसके बाद मिलीकांस एक्सपेरिमेंट होता है ऑयल ड्रॉप का, मिलीकांस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और मिलीकान अपने एक्सपेरिमेंट के हेल्प से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि E है, एंड इस E का वैल्यू यहां पुट करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर। और ये दोनों हम लोग जानते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, उसको बोलते हैं मिलीकांस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आपको पता होगा कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आता है, और थॉमसन्स मॉडल क्या कहता है? इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। इसका दूसरा नाम क्या था? वाटरमेलन मॉडल। देखिए केमिस्ट्री जो क्लास 11th का है ना, सेम चीज है ये, वाटरमेलन मॉडल। और इसमें क्या था कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। एटम क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी खीर में किशमिश डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या किसी वाटरमेलन में, तरबूज में उसकी बीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सो दैट कि चार्ज, नेट चार्ज क्या रहे? बैलेंस रहे। लेकिन ऐसा नहीं सही है, प्रोटॉन्स तो कंसंट्रेटेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। तो आगे चल के थॉमसन का मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर उसके बाद आपने रदरफोर्ड का मॉडल सुना होगा जो बहुत फेमस है, और हम लोग का आज का चर्चा यहीं से शुरू होता है, रदरफोर्ड्स मॉडल से। रदरफोर्ड के मॉडल से बोर के मॉडल तक का सफर ये हमें तय करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो रदरफोर्ड ने ये कहा, रदरफोर्ड ने आपको पता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। उन्होंने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फा रे किसको बोलते हैं? He2+2 डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है? डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम जब अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसको बोलते हैं अल्फा रे। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किससे किया? गोल्ड फॉयल से, थ्रू गोल्ड फॉयल। और गोल्ड का ही फॉयल क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड जो होता है हाईली मेलिएबल होता है। गोल्ड इज हाईली मेलिएबल, और हाईली मेलिएबल का मतलब उसका
थिन सीट बना सकते हैं, इट्स थिन सीट कैन बी फॉर्म्ड, इट्स थिन सीट कैन बी फॉर्म्ड, इसका थिन सीट आप बना सकते हैं। तो गोल्ड पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसके थ्रू उसका क्या डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और बाय द टाइम जेम्स चैडविक ने और ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज का डिस्कवरी किया। ई गोल्डस्टीन ने किसका डिस्कवरी किया, कैनाल रेज का, जो कि किसका रेज होता है, प्रोटॉन का रेज। प्रोटॉन का रेज क्या कहलाता है, कैनाल रेज कहलाता है। तो यहां से प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, पॉजिटिवली चार्ज है। और जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के न्यूक्लियस को बम्बार्ड करके, किसके न्यूक्लियस को बम्बार्ड करके, बेरिलियम के न्यूक्लियस को बम्बार्ड करके न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा कि देखिए जो एटम है उसका मैक्सिमम मास, जो एटम है उसका मैक्सिमम मास एक छोटे से स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होता है। जेम्स जे थॉमसन ने कहा था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरा मास, जबकि ऐसा नहीं है। एटम इतना बड़ा है लेकिन उसका मास बहुत छोटे से वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। जो कैसा चार्ज है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, बहुत। रदरफोर्ड के बुक में लिखा मिलता है, ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, कि अगर आप न्यूक्लियस को एक टेनिस का बॉल समझें, अगर आप न्यूक्लियस को एक टेनिस का बॉल समझेंगे तो एटम का साइज 5 किलोमीटर के रेडियस बड़ा होगा। इतना ज्यादा टाइम्स बड़ा होगा किसका, एटम का साइज। और ये हम लोग अब जानते भी हैं, एटम का जो साइज होता है वो एंगस्ट्रॉम रेंज में होता है। आज हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है एटम का रेडियस। और न्यूक्लियस का रेंज अगले क्लास में पढ़ेंगे तो वो फर्मी रेंज में होता है, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, इस रेंज में होता है। इतना फर्क है, 10⁵ मीटर का फर्क है, मतलब 100 किलोमीटर टाइम्स का फर्क है रेडियस में। इतना ज्यादा फर्क है, बहुत कॉम्पैक्ट सा स्पेस होता है। और ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूमता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूमता है, चक्कर लगाता है। ये किसकी थ्योरी थी, रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड की थ्योरी में एक ड्रॉबैक पाया गया, और ड्रॉबैक ये पाया गया कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोस्टुलेट दिया था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहते हैं। और उन्होंने लिखा था अपने थ्योरी में कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर सकते हैं, कैन बी जनरेटेड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस। कैसे जनरेट किया जा सकता है, एक्सेलरेटिंग चार्जेस के मदद से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकते हैं। अब फिजिक्स का ज्ञान हमें क्या कहता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, यहां से यहां आया, बेशक इसका स्पीड कांस्टेंट है, इसके स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इसके वेलोसिटी में परिवर्तन तो हुआ है, इसका डायरेक्शन बदल गया। और आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका वेलोसिटी बदल गया, क्योंकि इसका वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे था और यहाँ वेलोसिटी ऐसे था, बोलो। और वेलोसिटी का बदलने का मतलब है कि यहाँ एक एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बदलना मतलब एक्सेलरेशन। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये एक्सेलरेट तो कर रहा है। अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये एनर्जी लॉस करेगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, एनर्जी है, लाइट है, तो एनर्जी लेके चला जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी घटेगा, एनर्जी घटने का मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा, इसका वेलोसिटी घटेगा, और धीरे 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 ये इस तरह से हेलिकल शेप में होकर के कोलाइड कर जाएंगे।
और बहुत कम सेकंड लेगा, विद इन सम माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड ये कोलाइड कर जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो ये एटम तो स्टेबल नहीं है। ये इस थ्योरी का ड्रॉबैक था। रदरफोर्ड से पूछा गया कि क्यों ऐसा नहीं होता है, रदरफोर्ड नहीं बता पाए, और इसे हम लोग रदरफोर्ड के थ्योरी का ड्रॉबैक है। अब आइए बोर्स की थ्योरी पे। जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बोर्स के थ्योरी से ही पूछा जाएगा। और बोर की थ्योरी ने ना ही सिर्फ एटम की इस गुत्थी को सुलझाया, मैक्सवेल की सॉरी रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को समझाया, बल्कि फिजिक्स का एक नया ब्रांच खोल दिया। और इस ब्रांच का मतलब नींव तो आइंस्टीन रख ही चुके थे, बहुत सारी चर्चाएं एक साथ हो ही चुकी थी। और क्या कहा बोर ने, उन बातों को हम लोग समझते हैं। बोर ने कहा कि देखिए ये न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं चार्ज को लिखूं तो Ze लिख सकते हैं। चार्ज को आप क्या लिख सकते हैं? Z क्या है? एटॉमिक नंबर। Z क्या है? और आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो एक प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर 2 है तो 3 है तो 3, Z है तो Z ही प्रोटॉन होगा, तो Z ही चार्ज होगा। बोर की थ्योरी जो है वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, किसके लिए है? हाइड्रोजन लाइक एटम। और हाइड्रोजन लाइक एटम किसको बोलते हैं? ये पहला ड्रॉबैक भी है बोर्स की थ्योरी का कि ये सिर्फ किसके लिए है? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। और हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन किसके किसके पास होता है? हाइड्रोजन के पास। हीलियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके पास, लिथियम अगर अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके पास, और अगर बेरिलियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके पास। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। ठीक है, तो हम लोग जो भी इक्वेशंस लिखेंगे उसमें Z का वैल्यू आप अगर हाइड्रोजन होगा तो 1 पुट कर दीजिएगा, हीलियम के लिए बात करेगा तो 2, लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4, ताकि हम लोग Z के फॉर्म में कैलकुलेशन करेंगे। तो बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है r रेडियस पर अगर ये घूम रहा है, इसमें r रेडियस पर, तो ये भरसक एक्सलेट कर रहा है, ये एक्सलेट कर रहा है, लेकिन ये कोई भी रेडियस पे नहीं घूम सकता है। ये कुछ ऐसे रेडियसेस में घूमता है जिस रेडियस में घूमते वक्त, जिस ऑर्बिट में घूमते वक्त ये ना ही एनर्जी को लॉस करता है ना ही एनर्जी को गेन करता है। इसको लाइसेंस है, ना ही ये एनर्जी लॉस करे, ना ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, ना ही वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो सब चिल्लाने लगे, भाई ऐसा का है? मैक्सवेल की थ्योरी तो कहती है कि कोई भी चार्ज एक्सलेट करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होगा, तो ये भी तो एक्सलेट कर रहा है, कोई भी ऑर्बिट में करेगा तो एक्सलेट, ठीक है, तो कहां क्यों नहीं एक्सलेट क्यों नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा? तो बोर ने ये कहा कि देखिए मैक्सवेल की जो थ्योरी है वो एक क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी, और मैकेनिक्स की बहुत सारी थ्योरीज एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल पे आकर के फेल कर जाती है, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक चीज है, बहुत ही छोटे लेवल की बात है। और यहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स का सारा थ्योरीज काम नहीं करता है, मैक्सवेल की थ्योरी यहां काम नहीं करती है इन ऑर्बिट्स में, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। समझ गए मेरी बात? क्यों नहीं रेडिएट करते? तो आप पीछे वाला चीज लिखेंगे कि यहां से सीधा शुरू करेंगे लिखना? पीछे वाला से थ्योरी था, लिखेंगे यहीं से लिखो। अच्छा क्या लिखोगे? जल्दी से लिखो। चलो कहां से लिखना? यहां से? इससे पहले ये तो हो गया था क्वेश्चन, यहां से लिखो, जल्दी से लिखो। हाँ, पहले हेडिंग डालिए बोर्स थ्योरी, और उसमें हम लोग को पोस्टुलेट लिखना है। बोर्स थ्योरी में एक बात लिख लीजिएगा, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लिखा आता है कहीं कहीं, या एटम आप कह सकते हैं, स्पीसीज या एटम।
और हाइड्रोजन लाइक आइटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले, जिसको ये है। चलो तो बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, बोर ने क्या दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। और पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, एजम्पशंस। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, एजम्पशंस। तो बोर की थ्योरी इन एजम्पशंस पे बेस्ड है और हम लोग लगभग इसको सही मानते हैं, लगभग सही मानते हैं, पूरा नहीं, लगभग सही मानते हैं। और यही कैलकुलेशंस, इसके जो फॉर्मूले हमारे से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लिखिए बोर का थ्योरी। तो इसके थ्योरी का पहला पोस्टुलेट लिखिए, पोस्टुलेट नंबर ए। पोस्टुलेट नंबर ए, 3 पोस्टुलेट है, फर्स्ट सेकंड ए नहीं, आप इसको 1 लिख लीजिए फर्स्ट पोस्टुलेट करके। फर्स्ट पोस्टुलेट देखिए, बोर ने पहला पोस्टुलेट दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है जिस पाथ पे चलता है, सर्कुलर पाथ है, उसे हम ऑर्बिट्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, ऑर्बिट्स कहेंगे। ये पहले भी नाम आ चुका था, उसका नाम उसने एनर्जी लेवल कहा। क्या कहा, और कहा कि इस एनर्जी लेवल को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहेंगे। ये कोई आम ऑर्बिट नहीं है, ये कैसा ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, जिसमें जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसके पास लाइसेंस है कि वो चलते वक्त कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ पे नहीं चलेगा, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होंगे जिनका नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसको आप एनर्जी लेवल्स भी कहेंगे। उन पे ही चल सकता है, घूम सकता है, और इनमें घूमते वक्त वो ना ही कोई एनर्जी को लॉस करेगा, ना ही कोई एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रॉन का रेडियस कुछ भी नहीं हो सकता है, एटम का रेडियस कुछ भी नहीं हो सकता है। देयर आर फिक्स्ड सर्टेन इंटीग्रल मल्टीपल्स, वही हो सकता है। तो वो हम लोग देखेंगे, सर्टेन नंबर्स हैं, और इसी को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस चीज नहीं हो सकता, सर्टेन थिंग्स हो सकते हैं। और एक्चुअली शुरुआत इसकी बाल्मर से हुई थी, हम लोग पढ़ेंगे बाल्मर सीरीज। बाल्मर ने इसके बारे में देखा, हाइड्रोजन के बारे में खूब स्टडी किया था, और वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, सॉरी मैथ्स के टीचर थे एक स्कूल में, और फिर उन्होंने बहुत सारा चीज स्टडी करके क्वांटम फिजिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन किया बाल्मर ने। एनीवे, हम लोग पहला पोस्टुलेट लिखते हैं। लिखिए पहला पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। Electrons revolve around nucleus in certain fixed orbits, certain fixed orbits called stationary orbit or energy levels, called stationary orbit or energy levels, called stationary orbits or energy levels. And while revolving in these orbits, comma, the electrons neither gain or loss any energy. ठीक है, और इन ऑर्बिट्स में क्यों नहीं लॉस करता है, इसलिए नहीं लॉस करता है क्योंकि मैक्सवेल का थ्योरी यहां एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत सारे लॉज क्वांटम लेवल पे जाकर के फेल कर जाते हैं। तो आप वहां पे नोट करके लिख लीजिए, ये पोस्टुलेट नहीं है लेकिन उसका हम लोग नोट लिख रहे हैं। उसमें देखिए, दिस हैपेंस because the classical electromagnetic theory of Maxwell is not applicable at quantum level, ब्रैकेट में
एटॉमिक एंड न्यूक्लियर लेवल, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर लेवल, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर लेवल। ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट, बोर ने अपने दूसरे पोस्टुलेट में कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो पहले तो आपको एंगुलर मोमेंटम समझना होगा क्या होता है। L से लिखते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन का मास m है और इसका स्पीड v है तो आप मोमेंटम जानते हैं mv होता है। मोमेंटम क्या होता है, अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। क्या बन जाता है, तो बोर ने कहा कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन्स का इन ऑर्बिट्स में, ये स्टेशनरी ऑर्बिट का खूबी बताया कि स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसे ऑर्बिट्स हैं जिनमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ भी नहीं होता, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है n। और ये n क्या है, यही वो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का संख्या है। अगर पहला ऑर्बिट है तो n को 1 कहेंगे, दूसरा ऑर्बिट है तो n को 2 कहेंगे। तो n क्या है, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट। और आगे चल के इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पहले ऑर्बिट के लिए 1 कहेंगे, दूसरे ऑर्बिट के लिए 2 कहेंगे, तीसरे ऑर्बिट के लिए 3 कहेंगे। क्या बात समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स उनका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, nh/2π होता है। देखिए कई बार बुक में ये जो h/2π है ना, इसको इस तरह से h क्रॉस लिखा हुआ मिलेगा। h/2π को h क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो कहीं अगर ये ऐसा लिखा हुआ मिल जाए L इज इक्वल्स टू h क्रॉस NH क्रॉस NH क्रॉस, और ध्यान रखिएगा N कैसे लिखे हैं, H कैसे लिखे, दोनों में ध्यान रखिएगा, एक ही जैसा नहीं है दोनों। N में ये छोटा है तो खींचा हुआ, H में इधर लंबा है, N और H में ध्यान रखिएगा। तो कहीं कहीं L इज इक्वल्स टू N क्रॉस N इनटू H क्रॉस भी लिखा है। ठीक, तो ये दूसरा पोस्टुलेट लिखिए, और दूसरा पोस्टुलेट का हेडिंग है बोस सेकंड पोस्टुलेट। इसको हम लोग बोलते हैं बोस सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोस सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोस सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या कहता है कि लिखिए उसमें नीचे, the angular momentum of electrons revolving in stationary orbits is integral multiple of h/2π, is integral multiple of h/2π। और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, h/2π। और यहां से एक बात और दिखता है, देखो एंगुलर मोमेंटम और h, n तो नंबर है, 2π भी नंबर है। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट सेम ही होता है, जूल सेकंड। तो हो सकता है ये यूनिट एंड डायमेंशन में एक सवाल पूछ दे कि एक बार पूछा है आईआईटी ने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन। उसमें एक ऑप्शन था एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, सेम ही डायमेंशन होता है, इस फार्मूले से आया था। ठीक है, ये पोस्टुलेट लिख लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए, उसके नीचे पोस्टुलेट के नीचे ये इक्वेशन लिख लीजिए, L इज इक्वल्स टू mvr या NH/2π। और h/2π को h क्रॉस भी लिखा रहता है।
आज नहीं हो पाएगा, बाकी एक पोस्टलेट का लिख के छोड़ देता था, 3 पोस्टलेट बोर्ड पे याद रखने आपको, इन तीनों पोस्टलेट पे हम लोग काम करेंगे अगले क्लास में। तब एक क्लास लगेगा, एटॉमिक थ्योरी में खत्म हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो 1 लाख आखिरी पोस्टलेट लिख लो, थर्ड पोस्टलेट। थर्ड पोस्टलेट क्या है देखो समझो, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और इसका ये एक ऑर्बिट है, इसी तरह अगर हम लोग दूसरा ऑर्बिट समझे, ये मान लीजिए दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, तो ये ऑर्बिट्स कोई रैंडम ऑर्बिट तो है नहीं। इस ऑर्बिट का एक गिवन एनर्जी है E1, इस ऑर्बिट का एनर्जी है E2, इस ऑर्बिट का एनर्जी है E3, ठीक। और जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस। क्यों बढ़ेगा आगे हम लोग पढ़ेंगे, इंक्रीजेस। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां है पहले, और अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाले ऑर्बिट में आ जाए तो इसका एनर्जी बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। तो ये जंपिंग होने पर एनर्जी बढ़ता है, तो एनर्जी कहां से बढ़ेगा? कहीं से तो एनर्जी आना चाहिए। तो ये जंपिंग तभी होगा जब इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आए, मतलब लाइट आए, फोटोन आए, फोटोन आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आए। तो जब इसको एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल, इसको बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल से कहां चला जाएगा? हायर एनर्जी लेवल, इसको बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल। और इसको क्या बोलते हैं इधर वाले को? हायर एनर्जी लेवल। तो इधर से जंप कर जाएगा। और उल्टा अगर इलेक्ट्रॉन यहां है और यहां से इस पे जंप किया, यहां से इस पे जंप किया, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा था, अब एनर्जी कम हो गया, तो एनर्जी लॉस कर दिया। क्या कर दिया? एनर्जी लॉस कर दिया। ये तो कुछ लोग ऐसे समझाते हैं कि देख लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस उसकी गर्लफ्रेंड है, और जब भी ये इलेक्ट्रॉन अपनी गर्लफ्रेंड से दूर जाएगा तो उसका पैसा बचा रहेगा, ठीक है, एनर्जी सेव होगा, उसका एनर्जी बढ़ेगा, है ना, तो बढ़ गया। और जब इसको गर्लफ्रेंड के नजदीक जाना होगा तो तब तक इसको खर्चा करना पड़ेगा, तो एनर्जी इसका क्या होगा? लॉस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अब फिर नहीं जा पाएगा, इधर से वहां नहीं जा पाएगा, इसी में घूमेगा। लिखो, इसलिए तो थोड़ा सेटिंग नहीं हो रहा है। लिखो, लिखिए, electrons release electromagnetic wave, electrons release electromagnetic wave if they jump from higher energy level to lower energy level, higher energy level to lower energy level, higher energy level to lower energy level, whereas they jump from lower energy level to higher energy level, they jump from lower energy level to higher energy level when photon of certain fixed energies, when photon of certain fixed energies strike them, when photon of certain fixed energies strike them, ठीक है। तो जब फोटोन मिलेगा तो ये लोअर से हायर में चला जाएगा, एनर्जी मिल गया, और हायर से लोअर में कब आएगा? जब ये एनर्जी लॉस करेगा। ये डायग्राम उसमें आप बना लीजिए,
और इन्हीं 3 पोस्टुलेट पर बोर के इक्वेशंस है, उन इक्वेशंस का चर्चा हम लोग करेंगे। और ये जो सेकंड पोस्टुलेट है इसका डी ब्रॉगली के एक्सप्लेनेशन से भी मेथड है, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।